नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में। आज हम जीवधारियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। जीव वैज्ञानिकों द्वारा अब तक लगभग 1.8 मिलियन जंतुओं और पौधों को वर्णित और वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्ष लगभग 18,000 नई प्रजातियां पौधों और जंतुओं की खोजी जा रही है। इतनी अधिक प्रजातियों के नामकरण और उनके गुणों तथा उनके सिमिलैरिटी यानी समानता और डिसिमिलैरिटी यानी विभिन्नता के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुपों में रखकर उनकी स्टडी को आसान और कन्वीनियंट इजी बनाने का जो कार्य है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। और अगर वर्गीकी की परिभाषा की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की पहचान एवं वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहलाती है। नोमी या वर्गीकी कहलाती है। अब टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टैक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट और दूसरा है नोमोस जिसका मतलब होता है लॉ। अरेंजमेंट का मतलब आपको पता है व्यवस्था और लॉ का मतलब है नियम। यानी कि जीवधारियों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखने की जो व्यवस्था है वो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के द्वारा की जाती है। तो अब हमने देखा कि जो टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो किसने दिया था। टैक्सोनॉमी शब्द को दिया था AP डी कैंडोले ने 1913 ईस्वी में इस शब्द को दिया था। और जो फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी या कह सकते हैं यानी वर्गीकी के पिता या फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। कैरोलस लीनियस 1707 से लेकर के 1778 ईस्वी तक कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम एक यानी कि जंतु और पौधों को वर्गीकरण करने के लिए एक टर्म दी थी जिसका नाम सिस्टेमेटिक। ये भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि जो सिस्टेमेटिक टर्म है वो किसने दी थी। तो वो भी टर्म जो है कैरोलस लीनियस ने ही सिस्टेमेटिक टर्म दी थी। और इनकी अपनी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचर। इस पुस्तक सिस्टेमा नेचर
इस पुस्तक के अंतर्गत जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने जीवधारियों को दो बड़े समूह यानी कि पौधों और जंतुओं में व्यवस्थित किया और इनके विभिन्न गुणों जैसे कि पोषण, गति और आकारिकी आदि गुणों के आधार पर इन्हें दो अलग अलग ग्रुपों में या अलग अलग समूह में रखा। क्योंकि इससे पहले भी जो थियोफ्रेस्टस थे या एरिस्टोटल थे, उन्होंने भी जंतुओं को वर्गीकरण करने का कार्य किया, लेकिन सबसे अधिक आधुनिक रूप से जो सर्वमान्य मतलब जो प्रोसेस दिया है वर्गीकरण का, वो कैरोलस लीनियस ने दिया है। और कैरोलस लीनियस ने इसी के साथ साथ विभिन्न गुणों को भी वर्गीकरण में शामिल किया, जिनके आधार पर जो वर्गीकरण है उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया, यानी कि उसके अंतर्गत काफ़ी जीवों को वर्गीकृत कर लिया गया। तो उनकी और भी पुस्तक रही है, जैसे जेनरा पेरेंटरम, क्लासेस प्लेंटरम और फिलोसोफिया बॉटनिका। तो इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न या आधुनिक वर्गीकी के पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्यों? क्योंकि टेक्सोनॉमी को जो शुरुआत हुई है वो तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो आधुनिक रूप से जो आज हम वर्गीकी को पढ़ते हैं वो किसने शुरुआत की थी उसकी? वो शुरुआत की थी कैरोलस लीनियस के द्वारा। अब इस सबसे पहले जो कार्य होता है वर्गीकरण करने के लिए कि उस प्रजाति का नामकरण कैसे करें, यानी कि उस प्रजाति को पूरे विश्व में एक ही नाम से कैसे पुकारा जाए। इस समस्या को भी कैरोलस लीनियस ने अपनी पद्धति, जिसका नाम है द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा उसे जो है दूर किया। तो कैरोलस लीनियस का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि उन्होंने नामकरण पद्धति, जिसे कहते हैं द्विनाम पद्धति, जिसके अंतर्गत या हम कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके अंतर्गत इन्होंने जो जीवों के नाम थे उसमें दो गुणों को रखा। पहला है कि जो जीवों का नाम होगा उसके अंतर्गत पहला जो शब्द होगा वो वंश का होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो जाति का होगा। यानी कि हम जो है पहले वंश लिखेंगे उस प्रजाति का, उस जंतु का, और दूसरे उसकी जाति लिखेंगे, और उसके बाद जो उसके वैज्ञानिक जो जिसने खोज करता होगा उसका एब्रीवेशन लिखेंगे, एब्रीवेशन लिखेंगे। जैसे कि एक यानी कि यहाँ जो जीनस है, जीनस और स्पीसीज, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको है मटर का पौधा जिसे हम कहते हैं पायसम सेटाइवम, और जो इस नाम को दिया था वो लीनियस ने दिया था, तो इसको हम लिखते हैं लिन, पायसम सेटाइवम लिन, या मस्का डोमेस्टिका, ये किसका है? हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी का। और उसी तरह से जैसे डॉग है कुत्ता, कैनिस फैमिलियरिस। तो ये जो है पायसम, मस्का और कैनिस, ये वंश है, ये जीनस है, और ये सेटाइवम डोमेस्टिका और फैमिलियरिस
ये जाति है। इस प्रकार जो पूरे विश्व के अंदर एक ही जाति के जीवों का जो नाम है वो बायोलॉजिकल नेम बिल्कुल समान होगा, यानी कि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी, समानता होगी। तो ये जो है ये बायनोमियल पद्धति थी जिसको कैरोलस लिनेस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर के अंदर ही बताया था। अब हम वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्गीकरण के प्रकार या वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ। की पद्धतियाँ पहले है कृत्रिम पद्धति। या इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। इस पद्धति के अनुसार जीवों को उनके आवास, स्वभाव और बाह्य आकारिकी के आधार पर विभिन्न ग्रुप में या विभिन्न समूह में रखा जाता था। ये पद्धति जो है बहुत ही प्राचीन थी और बहुत ही यानी कि सीमित थी। तो इस पद्धति का जो प्रयोग है वो प्राचीन काल में ही किया जाता था। जैसे कि इसके अंतर्गत आवास, बाह्य आकारिकी, एवं पोषण के आधार पर विभिन्न समूह में जीवों को वर्गीकृत किया जाता था। ये इस तरह का जो वर्गीकरण था बहुत सीमित था इसमें, क्योंकि इस समय सीमित जानकारी ही जीवों के विषय में थी। तो इसी तरह से ये पद्धति पुराने समय में या प्राचीन काल में जो है वो यूज़ की जाती थी। अब जो पद्धति इस्तेमाल की जाती है वह है प्राकृतिक पद्धति या प्राकृतिक पद्धति, या हम इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत इस पद्धति को जो है एंगलर और प्रेंटल इस पद्धति को एंगलर और प्रेंटल के द्वारा दिया गया था। और इनकी जो पुस्तक थी प्रेंटल द्वारा दिया गया था। और इनकी जो पुस्तक थी डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजिन फैमिलियन। इनकी पुस्तक का जो नाम था डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजिन और फैमिलियन। इसके अंतर्गत इन्होंने जीवों के विकास और उनके उद्भव के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। यानी कि उसका वर्गीकरण का जो आधार था वो उसका विकास, जीवों का विकास और उद्भव के आधार पर इन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया। आज भी हम इसी जो जातिवर्ती पद्धति के है इसी के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करते हैं और उनके एक फाइलोजेनिक ट्री या जातीय विकास जो उसकी जातीय विकास का बनाते हैं। और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवों का उद्भव किस तरह से हुआ है और जीवों का विकास किस तरह से हुआ है। इसी के साथ साथ जो हचिंसन थे उन्होंने प्लांट में फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो पुस्तक थी उनकी, उसके अंतर्गत जो है जीवों को जातिवर्ती पद्धति के अनुसार ही व्यवस्थित किया था। अब जाति की अवधारणा, अब हम पढ़ते हैं जाति की अवधारणा।
जाति की अवधारणा, जाति की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसके अंतर्गत जो जॉन रे नामक वैज्ञानिक था, जॉन रे, इन्होंने कहा कि एक समान माता पिता से उत्पन्न जीवों को एक ही जाति में रखा जा सकता है। मतलब जो जीव एक समान माता पिता से उत्पन्न हो रहे हैं वे सभी एक ही जाति के जीव हैं। और इसके बाद के जॉर्डन ने जाति की जो परिभाषा दी है, जातियां, उन्होंने बताया कि जातियां अंतर्जनन करने वाली प्राकृतिक आबादियों का एक समूह है। यानी कि जो एक पॉपुलेशन है और उनके बीच में अंतर्जनन या प्रजनन की जो क्रिया हो रही है वे सभी एक ही जाति के जीवों के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद इस अवधारणा को सबसे अच्छा जो विस्तृत व्याख्या की है वो ई मेयर ने की है। ई मेयर 1942 में इन्होंने दिया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी कि ये दिया है 1942 ईस्वी में। इनके अनुसार, यानी कि इसे कहते हैं जीव वैज्ञानिक जातीय अवधारणा। इनके अनुसार जो प्रत्येक प्रजाति में मुक्त जीन प्रवाह के साथ साथ एक सामान्य जीन पूल होता है। क्या कहा इन्होंने कि जो अंतर्जनन करने वाली जातियां हैं, अंतर्जनन करने वाली जो जातियां हैं उन सब में एक सामान्य जीन पूल होता है और ये जीन माता पिता से अपने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या संतान होती है उनमें प्रवाहित करती है। यानी कि इनका जो पहला पॉइंट था वो मुक्त जीन प्रवाह के साथ, मुक्त जीन प्रवाह के साथ सामान्य जीन पूल होता है। ये पहला पॉइंट था। यानी कि जो एक ही जाति के जीव है उनके बीच में जो एक जीन पूल है या एक जीन की जो स्ट्रक्चर है वो लगभग समान होती है और जो जीन है
वो माता पिता से उसके संतानों में प्रवाहित होती है। दूसरी बात है कही कि जो सभी जातियां अपने वातावरण के प्रति अनुकूलन करती है, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालती है। दूसरा पॉइंट था सभी जातियां वातावरण के प्रति अनुकूलन करती है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट था इसका कि प्रत्येक जाति में नई जाति बनाने की क्षमता होती है। प्रत्येक जाति में नई जाति बनाने की क्षमता होती है। तो ये ई मेयर ने जो अपना बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ कंसेप्ट दिया था या जैव वैज्ञानिक जातीय धारणा जो दी थी, उसके अनुसार जो जो जीव अंतर जनन करते हैं और जिनके बीच में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कह सकते हैं कि जीन का आदान प्रदान होता है और जिसके अंदर एक निश्चित जीन समूह होता है, तो वे है एक जाति के ही जीव कहलाते हैं। दूसरा, सभी जातियों में वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है, यानी कि वे अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और नए नए गुण उनके अंदर धीरे धीरे आते रहते हैं। तीसरा, प्रत्येक जाति के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नई प्रजाति को विकसित करती है। और चौथा और लास्ट है कि प्रत्येक जाति एक पारिस्थितिक क्षेत्र में रहती है, मतलब प्रत्येक जाति का अपना एक पारिस्थितिक क्षेत्र होता है। चौथा और लास्ट पॉइंट है प्रत्येक जाति एक पारिस्थितिक क्षेत्र में रहती है, यानी कि उसका एक निश्चित इन्वायरमेंट होता है और निश्चित आवास होता है उस इन्वायरमेंट के अंदर। यही जाति का जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज था। अब हम पढ़ते हैं वर्गीकरण का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि जातीय जो है सबसे छोटा समूह होता है वर्गीकरण का। तो एक ही जाति के जो जीव होते हैं वो जेनेटिकली समान होते हैं, और जब एक समान जाति के जीव या विभिन्न जाति के जीव एक समान गुण या लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें एक बड़े ग्रुप या समूह में रखा जाता है। उसे हम कहते हैं वंश। जैसे वंश सोलेनम के अंतर्गत विभिन्न जातियां आलू, बैंगन और टमाटर को रखा गया है। ये अलग अलग जातियां हैं और एक ही वंश में रखी गई हैं गुणों के आधार पर। उसी तरह से विभिन्न वंश के जो सदस्य हैं उन्हें भी समान गुणों के आधार पर, जैसे कि बाह्य आकारकी और जनन के आधार पर एक बड़े समूह कुल में बांटा गया है, कुल में रखा गया है। जैसे कि पैंथेरा कुल है, इसके अंतर्गत
शेर, बाघ और चीता को रखा गया है। इसी प्रकार विभिन्न कुल के जो सदस्य जो आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम एक बड़े ग्रुप या समूह गण में रखते हैं। जैसे कि एक गण है आपके उसमें कार्निवोरा, कार्निवोरा। इस गण के अंतर्गत फेलिडी एवं कैनिडी वर्ग के जो सदस्य हैं, ये कुल के जो सदस्य हैं उन्हें रखा गया है। इसी प्रकार विभिन्न गण के जो सदस्य हैं इन्हें हम एक बड़े ग्रुप या समूह में रखते हैं जिसका नाम है वर्ग। और विभिन्न वर्गों के सदस्यों को जो समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें एक बड़े समूह डिवीजन या फाइलम जन में रखा जाता है। फाइलम पौधों के लिए है, पौधों का ग्रुप है ये, और ये डिवीजन जो है जंतुओं का ग्रुप है। और इसके बाद सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम। और आपको पता है किंगडम कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से हम जाति के बाद वंश के बाद कुल के बाद गण के बाद वर्ग के बाद डिवीजन और डिवीजन के बाद किंगडम, ये जातियों का जो समूह है जो समान लक्षण प्रदर्शित करता है उसे वंश के अंतर्गत रखते हैं। और विभिन्न वंशों के जो सदस्य हैं जो समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम कुल के अंतर्गत रखते हैं। और इसी तरीके से हम विभिन्न जो सदस्य हैं या ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक जीवधारियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म समाप्त होता है। धन्यवाद।